इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th विश्व इतिहास के कुछ विषय, जिसका हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो चलिए देखते हैं 3 महाद्वीप में कैसे ये साम्राज्य फैले और किन किन कारणोंवश इनमें त्रुटियां आई और ये सब बिखर कर खत्म हो गए। तो शुरुआत होता है रोम साम्राज्य। तो रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और इसके विशाल राज्य, बहुत बड़ा राज्य था, और विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप और पूर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र यानी पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें शामिल था, सब आते थे। और इस अध्याय में हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि इस साम्राज्य का गठन जो था कैसे हुआ था और किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया और संवारा, और इस साम्राज्य के लोग किन किन सामाजिक समूहों में विभाजित थे, कैसे कैसे बटे हुए थे। आप देखेंगे कि यह साम्राज्य जो था अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। अलग अलग भाषाएं इसमें बोले जाते थे। वहां पर स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफी सुदृढ़ नहीं थी, अच्छी नहीं थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती है, जितना खराब वहां पर था। लेकिन वहां की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास श्रम, बहुत कुछ जो था दास श्रम के बल पर चल रही थी, जिस वजह से जनता का अच्छा खासा भाग जो था स्वतंत्रता से वंचित रह गया था, उनको स्वतंत्रता नहीं मिला था। और 5वीं शताब्दियों की बात कर लें तो 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय से पश्चिम में साम्राज्य छिन्न भिन्न पूरा हो गया था, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा ये भाग। और अगले अध्याय में हम यहाँ पर बात करेंगे तो आप खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे कि खिलाफत कैसे हुआ था अगले अध्याय में। तो अगला अध्याय अपना है इस्लाम का उदय और विस्तार, लगभग 570 से 1200 ईस्वी के दौरान में। उसके बाद से यायावर साम्राज्य, 3 वर्गों, अनेकों प्रकार के अलग अलग अध्याय हैं यहाँ पे। तो चलिए जानते हैं यहाँ से। रोम के इतिहासकारों के पास स्रोत और सामग्री का विशाल भंडार था, और इस संपूर्ण स्रोत सामग्री को 3 वर्गों में उन्होंने विभाजित कर रखा था, विभाजित किया जा सकता है। पहल का है पाठ्य सामग्री, दूसर का है प्रखेल या दस्तावेज सामग्री, प्रलेख, जिसको लिख कर रखा जाए, भौतिक अवशेष। ये 3 प्रकार के इनके विभाजन है, इसमें इसको बांट कर रखा गया है। ठीक है। पाठ्य स्रोतों में देखा जाए तो शामिल है समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, जिसे वर्ष वृत्तांत, एनुअल कहा जाता है, मतलब पूरा सालाना हो जाता है ना, सालाना उसको वृत्तांत बोला जाता है, क्योंकि वे वृत्तांत प्रति वर्ष लिखे जाते हैं, हर साल लिखे जाते हैं और वहीं पर संगठित कर दिए जाते हैं, वहीं पर संरक्षित कर दिए जाते हैं। पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि दस्तावेज जितने भी दस्तावेजी स्रोत हैं, उसे मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पैपाइस, पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में उसको मिलता है हमें देखने के लिए। उत्कीर्ण अभिलेख जो है आमतौर पर पत्थर की शिलाओं पर खोदे जाते थे, इसलिए वे नष्ट नहीं होते थे, और जो पत्थर के शिलाओं पर नहीं था वो नष्ट हो जाता था। बहुत बड़ी मात्रा में देखे तो यूनानी और लातीनी में पाए गए हैं। क्या गए हैं? यूनानी और लातीनी में पाए गए हैं। पैपाइस एक सरकंडा जैसा पौधा था, सरकंडा मतलब पतला ही पौधा होता है, अंगूठे उतना पौधा था, जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था, और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। रोजमर्रा की जिंदगी में देख लिया जाए तो रोजमर्रा की जिंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेखन, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पैपाइस पत्र पर लिखे हुए पाए जाते हैं, हमें देखते हैं। और पैपायरोलॉजिस्ट यानी पैपाइस शास्त्री कहे जाने वाले विद्वानों द्वारा प्रकाशित किए गए थे। भौतिक अवशेषों में देखा जाए तो अनेक प्रकार के उसमें चीजें शामिल है, जो मुख्य रूप से पुरातत्वविदों को खुदाई और क्षेत्र सर्वेक्षण आदि के जरिए देखा जा सकता है। और अपनी खोज में मिली है, क्या मिली है उनको? अपनी खोज में ही ये सब सामान मिला है।
जैसे देखें तो इमारतें, स्मारक और अन्य प्रकार की संरचनाएं उसमें से देखने को मिली है। मिट्टी के बर्तन, सिक्के और पच्चीकारी का सामान, कुछ बनाने का सामान, यहाँ तक कि संपूर्ण भूदृश्य जैसे हवाई छायांकन द्वारा प्राप्त। इनमें से प्रत्येक स्रोत हमें अतीत के बारे में बताता है, उसके तरफ ले जाता है और अतीत के बारे में एक प्रकाश की जानकारी दे देता है, क्योंकि एक प्रकार की जानकारी उनके बारे में, पुराने जमाने के सामानों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और इन जानकारियों को देखें तो, इनको मिलाकर देखा जाए तो अत्यंत उपयोगी हो सकता है। लेकिन कितनी अच्छी तरह से इतिहासकार इन स्रोतों के तथ्यों में अंतर संबंध बनाता है, यह उसकी कुशलता पर निर्भर करता है, बस उसकी कुशलता पर। यहाँ पर आगे देखा जाए तो ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं सदी के पूर्वोत्तर में, ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं सदी के पूर्वोत्तर में देखा जाए तो 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्वी तक के विशाल क्षेत्र में दो सशक्त साम्राज्यों का शासन स्थापित हो चुका था। ये दो साम्राज्य जो थे, जिसका नाम था रोम और ईरान। तो रोम और ईरान का शासन व्यवस्था पूरा एकदम पुरजोर पर था। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, नफरत करते थे और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते लड़ते रह गए, मरते रह गए और उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल आसपास पास थे, ज्यादा दूर नहीं था। उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी, जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी, वही अलग करती थी इन दोनों को। इस अध्याय में हम रोम के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगर कहीं कहीं प्रसंगवश रोम के प्रतिद्वंदी ईरान का भी उल्लेख करते हैं, वहां पे उसके बारे में देखने को मिलता है। यदि आप नीचे दिए गए मानचित्र पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किया करते थे। यहाँ पर समझो, यदि आप नीचे दिए गए मानचित्र को नजर दौड़ाओगे तो उस पर देखते ही आपको यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं, जो पश्चिम से स्पेन से लेकर पूरब की ओर सीरिया तक फैला हुआ है और इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया है। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, समुद्र के रास्ते ये पूरा बांटा गया है। इधर का समुद्र हो गया, ऊपर का अलग ले गया, इधर का इधर ले गया। ऐसे ही ये दो प्रकार के यहाँ पर बांट लिया गया है। एक सहारा मरुस्थल हो जाता है और ऊपर आप चले जाओ तो कुर्पेनियाइन पर्वत श्रेणी आ जाते हैं और उधर के राज्य अलग हो जाते हैं, इधर के राज्य अलग हो जाते हैं। और ये उन दिनों रोम साम्राज्य का हृदय हुआ करता था, दिल। रोम का भूमध्य सागर और उत्तर तथा दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों पर प्रभुत्व था। उनका पूरा सत्ता चलता था भूमध्य सागर के इलाके में, मतलब पूरा ही सब इलाके में चलता था। और उत्तर में देखा जाए तो साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियां करती थी, जिसका नाम था राइन और डेन्यूब। तो राइन और डेन्यूब नदी, आप देखो डेन्यूब और राइन, ये दो नदी जो था उत्तर में आपको दो देश को अलग बांट देता था। तो सीमा सहारा नामक अति विस्तृत रेगिस्तान से बनती है। यहाँ पर साफ लिखा गया है कि राइन और डेन्यूब से होता था और दक्षिण में चले जाओ तो सहारा नामक विस्तृत रेगिस्तान से उनका दूसरा किनारा बनता है। और इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो नीचे देख लो आप, कार्पेथियन पर्वत श्रेणी, काला सागर, इधर को है ये भूमध्य सागर, इधर को त्रिपोलितानिया, नया नया देश है, कायरिनिया, मिस्र, सिकंदरिया और फयूम, नील नदी, लाल सागर और दमिश्क, एंटीओक, एफिसिस और एगियन सागर, मकदूनिया, अनेकों प्रकार के इधर देश हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार आगे के श्रेणी में देखें तो इस अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। इतना बड़ा इलाके में रोम साम्राज्य था। और दूसरी ओर देखा जाए तो कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका जो था, कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी
ईरान के नियंत्रण में थे, क्योंकि अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान नियंत्रण में ले लिया था, क्योंकि दक्षिण का वही इलाका था जहां पर हर कोई जा नहीं सकता था और ईरानी लोग गर्मी झेल लेते थे, इसीलिए वो चले जाते थे रेगिस्तान में, अब मार पीट कर भगा देते थे। तो ये तो एक फायदा था इन लोगों का। इन दो महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था जिसे चीन लोग ताचीन, जिसको विस्तृत चीन या मोटे तौर पे पश्चिम कहा जाता है, उन सबको ये लोग बांट कर रखे थे। चलो छोटा मोटा चीन तो कुछ हिले नहीं था उसके सामने। आगे देखा जाए तो साम्राज्य का आरंभिक काल शुरू होता है, और उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, इस साम्राज्य में गणतंत्र रिपब्लिक एक ऐसे शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नामक निकाय में निहित थी, और सेनेट ही वहां का शासन व्यवस्था चलाता था, क्योंकि सरकार वही था। सेनेट में ध्यान पूर्वक देखा जाए, यहाँ पर धनवान परिवारों के एक छोटे से समूह का बोलबाला रहता था जिन्हें अभिजात कहा जाता था। यहाँ पर व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सेनेट नामक संस्था के माध्यम से चलता था, और वहां का शासन व्यवस्था सेनेट चलाता था सरकार के रूप में। आज भी वही है, उन्हीं के परिवार चलते हैं। एक परिवार में 38 से 40 लोग हैं, और इतना खतरनाक लोग हैं कि आप उसके घर में चले जाओगे तो उनके आज्ञा के बिना आप वहां से निकल नहीं सकते, नहीं तो मरिए जाओगे। गणतंत्र 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला, लेकिन 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर, तो सीजर मतलब कैंची होता है, लेकिन यह सीजर किसी का नाम है, तो जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र, उसके दूसरे पुत्र हो सकते हैं, दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी एक्टेवियन ने उसका तख्त पलट दिया, उनको हटा दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली, और ऑगस्टस नाम से रोम का सम्राट बन गया वो। और सेनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी, हमेशा चलती रहती थी, और उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया जाता था यहाँ पे, क्योंकि वही उनके लिए बहुत ज्यादा था। आगे बताया जाता है, बलात् भर्ती वाले सेना वह होती थी जिनमें कुछ वर्ग के समूहों के वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। हमेशा सैनिक का सेवा करना पड़ता था उन लोगों को। चलिए अब यहाँ से जानते हैं साम्राज्य का आरंभिक काल। तो रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर देखा जाए तो दो चरणों में बांटा गया है, जिन्हें पूर्ववर्ती और पूर्ववर्ती चरण कहा गया है। पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कहा गया है। पूर्ववर्ती पहले का, पूर्ववर्ती बाद का चरण इसमें बताया गया, पहले का और बाद का। इन दोनों चरणों के बीच में, इन दोनों कारणों के बीच में, इन दोनों समय के बीच में तीसरा शताब्दी जो था समय आता है, तीसरा शताब्दी का समय आता है इसके बीच में, जो उन्हें दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित कर देता है, उनको दो अलग अलग भागों में बांट देता है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य कहा जाता था। पहले का पूर्ववर्ती और बाद का पूर्ववर्ती साम्राज्य के नाम से जाना गया। इन दो महाशक्तियों तथा उनसे संबंधित साम्राज्य में, इन दो शक्तियों तथा उनसे संबंधित जितने भी साम्राज्य थे, साम्राज्य में एक बड़ा अंतर यह था कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण थी, कहीं अधिक अच्छा था। और इस अवधि के दौरान पार्थियाई तथा बाद में ससानी राजवंश ने ईरान का शासन किया। जिन लोगों पर शासन उन लोगों ने किया, उनमें अधिकतर ईरानी थे। और इसके विपरीत देखा जाए तो रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो कि मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, एकदम एक दूसरे के साथ जोड़े जाते थे। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु लातीनी तथा यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग वहां पर किया गया। पूर्वी भाग के अंतर्गत देखा जाए तो उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा और
पश्चिमी भाग के लोग लातीनी भाषा बोलते थे। पूर्ववर्ती इलाके के लोग यूनानी भाषा, और पश्चिम भाग के लोग जितने भी थे वो लातीनी भाषा बोलते थे। और इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूमध्य सागर को चीरती हुई उस पार अफ्रीकी प्रांत त्रिपोलितानिया, जो कि आज लातीनी भाषा था, और साइरेनाइका यूनानी भाषा के बीच से जाती थी। यहाँ पर मैं इसको फिर से बताता हूँ। इन दोनों भाषाओं के बीच में कौन भाषा? यूनानी और लातीनी। तो इन दोनों भाषाओं के बीच में एक सीमा रेखा था जिसको भूमध्य सागर ही था, और उसको भी चीरती हुई यह भाषा कहाँ चली गई? समुद्र के पार अफ्रीका प्रांत में, जिसका नाम है त्रिपोलितानिया में चला गया, जो आज लातीनी भाषा था। और साइरेनिया यूनानी भाषा के बीच से जाती थी, और वहां पर यूनानी भाषा और त्रिपोलितानिया में लातीनी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। जो लोग साम्राज्य में रहते थे, जो भी लोग साम्राज्य मतलब उस नगर में रहते थे, सभी एकमात्र शासक यानी सम्राट की ही प्रजा थे। एक ही सम्राट के वो प्रजा थे, चाहे वह कहीं भी रहते हो और कोई भी भाषा बोलते हो, एक ही सम्राट के प्रजा के रूप में उनको गिना जाता था। प्रथम सम्राट का मैं बात कर लूं तो ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। यद्यपि यहाँ पर देखा जाए तो ऑगस्टस जो था वह एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था। क्या था? सत्ता का एक वास्तविक स्रोत था। तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया। वह केवल एक प्रमुख नागरिक, लातीनी भाषा में प्रिंसेप्स था। वह केवल प्रिंसेप्स था, भाषा बोलने वाला। तो मुख्य नागरिक था, केवल मुख्य नागरिक। यहाँ पर निरंकुश शासक नहीं था। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? निरंकुश शासक वो नहीं था। क्यों? क्योंकि ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था, और कोई भी हो राजा सेनेट को सम्मान प्रदान करना ही था, ऐसा माना जाता होगा शायद। तो सेनेट वह सदस्य था जिसने उन दिनों में, जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था, एक गणतंत्र देश था वह, तो सत्ता पर अपना नियंत्रण रखता था। कौन सा? सेनेट। लेकिन राजा जो था वह भी निरंकुश नहीं था, अत्याचारी नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ राजा लोग तो अत्याचार करते ही थे। यहाँ पर देखा जाए आगे तो रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व वहां पर कई शताब्दियों तक रहा था, और वह एक ऐसे संस्था थी जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्ग यानी मुख्यतः देखा जाए तो रोम के धनी परिवार का प्रतिनिधित्व था। केवल रोम के परिवार का ही वहां पर प्रतिनिधित्व चलता था। लेकिन आगे चलकर उसमें इतावली मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया। और फिर उसके आगे है कि रोम के इतिहास के अधिकांश पुस्तकें जो थी आज यूनानी तथा लातीनी में ज्यादातर लिखी मिली होती हैं, और ज्यादातर इसी भाषा में लिखा गया जाता है, और इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थी। और इन पुस्तकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि वे सेनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार करते थे। और सबसे बुरे सम्राट जो थे वे मानते थे कि जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे, सेनेट के जितने भी सदस्य थे उनके प्रति शत्रुतापूर्वक उन्होंने व्यवहार किया था। कौन? सम्राट जो थे वो एकदम शत्रु समझते थे, तो शत्रुतापूर्ण व्यवहार उनके साथ करते थे, और उनको शक की नजर से देखते थे सेनेट के सारे सदस्यों को, या फिर उनके साथ क्रूरता और हिंसा करते थे। बहुत ज्यादा उन पर अत्याचार किया जाता था, मारा पीटा जाता था सेनेट के सदस्य को। कई सेनेटर जो थे गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे कि गणतंत्र युग में हम लौट जाएं, किंतु अधिकतर सेनेटरों को यह एहसास जरूर हो गया था कि यह असंभव था, यह नहीं हो सकता है अब,
ये बहुत लोगों को मालूम चल गया था। सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन, सम्राट और सेनेट के बाद एक साम्राज्यिक शासन की एक नई अन्य प्रमुख संस्था वहां पर सेना थी। सम्राट और सेनेट के बाद एक सेना भी हुआ करती थी वहां पे। और फारस के साम्राज्य में, फारस जिसको आज फारसी के लोग जानते हैं, तो फारस के साम्राज्य में तो बलात बलात मतलब बलात भर्ती वाले सेना थी, केवल बलात भर्ती वाले। लेकिन रोम की सेना एक व्यवसायिक सेना थी। व्यवसायिक सेना क्या हो जाता है, जो केंद्रीय सेना हो जाती है वो सेना थी। पैसा पर रोजाना उनको दिया जाता था, चाहे महीना का भत्ता दिया जाता होगा, वैसे एक व्यवसायिक सेना थी जो पैसा लेकर काम करती थी, जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्षों तक सेवा करनी होती थी। 20 साल का होते थे, 25 साल तक, करीबन 45 वर्ष तक उन लोगों ने सेवा करना था वहां पर रहकर सेना में। एक वेतन भोगी सेना का होना निस्संदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी, क्योंकि वेतन भोगी सेना उस समय रखा गया था जब गणतंत्र का समाज भी नहीं था, लेकिन उस समय वहां पर गणतंत्र बनाया गया था। और गणतंत्र वहां पर ही नहीं था, गणतंत्र हमारे भारत में भी था, क्योंकि बिहार पाटलिपुत्रा के वजह से पूरा अपना भारतवर्ष चलता था। और पाटलिपुत्रा का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और अजातशत्रु। ये सब एक गणतंत्र के माध्यम से ही आगे चलते थे। बिना गणतंत्र का कोई देश नहीं चलता है, कोई भी राजा बिना गणतंत्र का अपना राज्य व्यवस्था कायम नहीं कर सकता है। इसलिए सबका गणतंत्र था, लेकिन अब देश लोकतंत्र व्यवस्था से चलता है, इसलिए हर देश का एक नया गणतंत्र होता है, एक गणतंत्र का किताब होता है, उनका गणतंत्र दिवस वो लोग मनाते हैं। तो हमारा संविधान कौन सा है, संविधान का पुस्तक कौन सा है, संविधान का पुस्तक संविधान नाम से है। हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, उस दिन संविधान को पुनः छूट दे दिया गया था कि भैया आज से संविधान यहाँ पर लागू होता है। लाल किला से इसको डंका पीट कर बता दिया गया था। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठन निकाय थी, क्योंकि साम्राज्य में एक सेना ही थी, अगर नियंत्रण में नहीं हो तो सेना ही विध्वंस कर देगी पूरा रजवाड़ों का। और इसमें देखा जाए तो 4वीं शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे उसमें, और उस सैनिक दल में 6 लाख सैनिक हुआ करते थे। और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। और सम्राट का भाग्य कैसा होगा, सेना ही निश्चित करती थी, उसके अलावा कोई नहीं करता था। क्योंकि सेना ना चाहे और राजा कुछ बोल दे में तो भैया उनका तो खटिया खड़ा कर देगा सब। सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। यदि सैनिक अपने सेनापति और यहाँ तक के सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे, क्योंकि निराशा तो भैया हर जगह पर होता है, तो निराशा भी उन लोगों ने महसूस किया था, तो ये आंदोलन प्रायः सैनिक विद्रोहों का रूप ले लेते थे। और जब भी उन लोगों ने निराशा महसूस किया वो विद्रोह कर देते थे। यह भी ध्यान रहे कि रोमन सेना जो था, तो रोमन सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई थी जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे, वही लोगों ने तैयार किया था। सेनेट सेना से घृणा करती थी। सेनेट परिवार जो था सेना से घृणा करती थी और उससे डरती भी थी। नहीं डरेगी, मार मुर्दे का सब घर में घुसकर, क्योंकि वह प्रायः अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी। सैनिक विशेष रूप से देखा जाए तो 3री शताब्दी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए भारी कर लादने पड़े थे लोगों पे, इसलिए लोगों का क्या हुआ अब यहाँ पर आगे समझ में आएगा, क्योंकि सैनिक खर्च को पूरा करने के लिए और कर उन्होंने बढ़ा दिया लोगों पे। ये तस्वीर आप देख लेना, यहाँ पे इसके बारे में मैं बताता हूं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है रोम के फोरम जूलियम की दुकानें हैं। ये दुकानें थी जो पुराने रोमन फोरस के विस्तार के लिए 51 ईसा पूर्व के बाद
स्तंभ वाले इस चौक पियाजो को बनाया गया। एकदम यहाँ पर पियाजा बनाया गया था कि जहाँ पर लोग अपना बैठकर सामान बेच सकते हैं। संक्षेप में यहाँ पर देखा जाए तो सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। कौन? सम्राट, ठीक है, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, ये 3 ही जो थे मेन थे। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं। जितना सेना पर नियंत्रण रखोगे आप जीतते जाओगे। और जब सेना विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध होता था, और गृह युद्ध से रोकने के लिए सेना के बीच में एकता को रखना जरूरी था। एक ऐसे वर्ष 69 ईस्वी के करीब में, तो एक ऐसे वर्ष को छोड़कर जब हम एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे, क्योंकि 69वें ईस्वी के बाद जब 4 सम्राट एक बाई एक गद्दी पर बैठे तो पहली 2 शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि वह सेना को पूरा नियंत्रण में रखते थे और अपेक्षाकृत यहाँ पर देखा जाए तो शांति व्यवस्था बनी रहती थी। सिंहासन जो था यथासंभव पारिवारिक, जो सिंहासन था यथासंभव पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था। परिवार का ही उत्तराधिकारी वहां का शासन व्यवस्था संभालेगा। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे यह नैसर्गिक हो अथवा ग्रहण किया हुआ हो, चाहे वह खानदानी हो चाहे लड़ के लिया गया हो, लेकिन उत्तराधिकारी ही अगला दत्तक बनेगा, अगला राजा बनेगा। और सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानती थी। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखा जाए तो टेबेरियस 14 से लेकर 37 ईस्वी जो रोमन सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था। प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले ऑगस्टस का अपना पुत्र नहीं था। वह जो था प्रिंसिपेट, वह ऑगस्टस का अपना पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने उसे गद्दी पर बिठा दिया था। गोद ले लिया था, मतलब उसका गोद लिया हुआ बेटा था, जिसको बाद में उसने गद्दी पर बैठा दिया। प्रथम 2 शताब्दियों में देखा जाए तो अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुआ था, और ऑगस्टस से टेबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य जो था पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें और अधिक विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता था। वास्तव में यहाँ पर देखा जाए तो ऑगस्टस का शासनकाल शांति के लिए, ऑगस्टस का जो शासनकाल था शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो इस शांति का आगमन जो था दशकों तक 10 से 20 सालों तक चले आंतरिक जो संघर्ष चले थे उनके बीच में, वो सदियों की सैनिक विनय के पश्चात हुआ था, क्योंकि अंदर का जितना भी संघर्ष था सब अंदर करके खत्म कर दिया गया था। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट, यहाँ पर समझो कि साम्राज्य के आरंभिक विस्तार के समय में एकमात्र अभियान सम्राट त्राजान ने, वहां पर एक नया सम्राट जो आया त्राजान, तो त्राजान ने 113 से लेकर 117 ईस्वी में चलाया, जिसके द्वारा उसने फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर निर्धक कब्जा कर लिया था, जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने उन इलाकों को छोड़ दिया, होगा कुछ कारण छोड़ दिया उन लोगों ने। यहाँ पर देखो, सम्राट त्राजन का स्वप्न भारत की विजय, भारत की विजय पर तो स्वप्न देख लिया था रे। तत्पश्चात यहाँ पर देखा जाए भयंकर भूकंप से पीड़ित एंटीओक में सदस्यों के बाद 115 से लेकर 116 में त्राजान फरात नदी के रास्ते आगे की ओर बढ़ता हुआ पार्थियन की राजधानी टेसिफून तक चला गया, और फिर वहां फारस की खाड़ी के ऊपर पहुंच गया। इतिहासकार कैसियस डियो के अनुसार बताया जाता है कि वहां पर वह भारत की ओर जाने वाले किसी
वाणिज्यिक पोत को, मतलब जो भारत की तरफ व्यापारिक नाव जा रहा है, जहाज जा रहा है, उसको ललायत नजरों से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा जवान होता तो मैं जाकर जीत ही लेता। लेकिन सिकंदर जैसा जवान नहीं था, इसलिए अपनी अस्मिता वहीं पर रहने दिया कि भैया अब हमसे नहीं होगा। इस काल के देखा जाए तो इस काल की एक विशेष उपलब्धि यह रही होगी कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का कार्मिक रूप से काफी विस्तार हुआ था और इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोमन के प्रति राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया था। निकटवर्तीय जो निकट के लोग थे, तो निकटवर्तीय पूर्व ऐसे राजाओं से भरा पड़ा था निकट का सारा इलाका। लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक देखें तो जो राज्य फरात नदी के पश्चिम में रोम राज्य क्षेत्रों की ओर पड़ते थे, उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया था। प्रासंगिक तौर पर देखा जाए तो यह उल्लेखनीय है कि ये राज्य जो थे अत्यंत समृद्ध थे, बहुत ज्यादा समृद्ध थे। उदाहरण के लिए हेरोड के राज्य, तो हेरोड के राज्य से प्रति वर्ष 54 लाख दिनारियस, मतलब 1,25,000 किलोग्राम सोना वहां से निकाला गया। तो 54 लाख दिनारियस को अगर किलो में देखा जाए तो 1,25,000 किलोग्राम सोना के बराबर आमदनी होती थी वहां से। तो और दिनारियस जो था रोम का एक चांदी का सिक्का होता था, केवल चांदी का सिक्का, और दिनारियस में वही 54 लाख सिक्का उन लोगों ने चालू कर दिया। तो चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विद्युत चांदी होती थी, एकदम शुद्ध चांदी उसमें होता था, और चांदी का सिक्का ही वहां पर पूरा प्रचार में आ गया और उसी को चलाया जाने लगा। वास्तव में इटली के सिवाय से हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी संदेह हो, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।